प्रिय विद्यार्थियों, साना साना हाथ जोड़ी मधु काकड़िया द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक की सुंदरता का वर्णन किया है। साना साना छोटे छोटे, हाथ जोड़ी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है। अब इसमें आज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, आकर्षित। तो बेटा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। मोहित करना, आकर्षित करना, जिसको देखकर वह हैरान थी। उसे लग रहा था जैसे आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखरकर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था, अर्थहीन भी लग रहा था। दोबारा शॉर्ट में कोई छोटी छोटी 4 लाइन बनाएंगे। कैसे आकर्षित कर रहा था? एक तो आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूसरा, सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। तीसरा पॉइंट, लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। और चौथा, उसे अर्थहीन भी लग रहा था। अर्थहीन, जैसे पैसे की कोई वैल्यू ना हो, मूल्य ना हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? बहुत आसान और इम्पोर्टेंट। मेहनतकश, मेहनत करने वाले बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? किसको? गंगटोक को। तो मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला, और बादशाह का अर्थ है मन मर्जी के मालिक। तो क्यों कहा है? क्योंकि स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियां बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करने के लिए जाती हैं। वहां स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है। शॉर्ट में, बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, स्त्रियां हैं वो अपनी पीठ पर बच्चों को बांध करके मजदूरी करती हैं। और छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो वो अपनी पढ़ाई के समय 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, अपने माता पिता के कामों में हाथ बटवाते हैं, और सभी कार्य यहाँ मेहनत से पूरे होते हैं। इसलिए गंगटोक को कहते हैं मेहनतकश बादशाहों का शहर, मेहनती लोगों का शहर। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट, कभी सफेद सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो सफेद झंडे और रंगीन झंडे क्यों फहराए जाते हैं? यहाँ पहाड़ी रास्तों पर एक लाइन में, एक कतार में सफेद पताकाएं लगी दिखाई देती हैं। ये सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। इन पे मंत्र लिखे रहते हैं। ऐसी मान्यता है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट होता है बौद्ध धर्म का अनुयायी, तब उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। रंगीन पताकाएं नए कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती हैं। दोबारा से उत्तर, सफेद 108 पताका कब फहराई जाती हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। तो कितनी है? 108। कहाँ पे फहराई जाएंगी? वीरान स्थान पे, सुनसान स्थान पे। और रंगीन पताकाएं कब फहराई जाएंगी? जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तब। और ये पताकाएं कभी उतारी नहीं जाती। अगला है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या जानकारी दी? सिक्किम के बारे में बताओ, वहां की भौगोलिक हालात कैसे हैं, वहां के लोगों की क्या जानकारियां हैं? तो इसमें है, लेखिका ने बताया कि सिक्किम का इलाका मैदानी नहीं पहाड़ी है। यहाँ मैदानों की तरह जीवन आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोमल व नाजुक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जीवन बड़ा कठोर है।
दूर दूर से बच्चों की बात करें, 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से आकर अपनी माँ के कामों में सहायता करते हैं, पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के गट्ठर सिर पे लाते हैं। सिक्किम की प्रकृति जितनी कोमल और सुंदर है ना, पहाड़ी एरिया जितना सुंदर है, उतना वहाँ की भौगोलिक स्थिति का बहुत कठोर है। सिक्किम का जनजीवन बहुत कठोर है। तो वहाँ की प्रकृति के बारे में बताएंगे दोबारा से उत्तर शॉर्ट में कि वहाँ की प्रकृति बड़ी कठोर है। कोमलता के साथ साथ वहाँ के लोग बड़ी मेहनत करते हैं। बच्चों के बारे में बताएंगे और पशुओं के बारे में, चरा के बच्चे आते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियां लाते हैं और सारी की सारी कोई भी वहाँ बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से काफी मेहनत के कारण प्रकृति के बारे में, जनजीवन, लोगों की मेहनत की समस्याओं के बारे में बताएंगे। भौगोलिक स्थिति पहाड़ी एरिया होने के कारण काफी मेहनत करनी पड़ती है और ये सब बातें। अगला है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती। लॉन्ग स्टॉक सिक्किम में एक जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ कभी गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहीं एक कुटिया के अंदर एक चक्र घूमता रहता है जिसे इंग्लिश में तो प्रेयर व्हील और हिंदी में धर्म चक्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी स्थिति को देखकर लेखिका को लगता है कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यता है। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लिया जाता है। तो लॉन्ग स्टॉक में फिर से देखिए, घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरा भारत एक जैसा क्यों दिखाई दिया। पहले बताओ, सिक्किम में एक जगह है जिसका नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कुटिया के अंदर धर्म चक्र या प्रेयर व्हील है, वो घूमता रहता है और कहते हैं इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, यानी अंधविश्वास का सहारा। इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाइए, पाप पुण्य की व्याख्या लोग अपने अनुसार करते हैं। कहीं कुछ नियम है, कहीं कुछ नियम है। यहाँ पे प्रेयर व्हील है जिसको घुमाने से पूरे सारे के सारे पाप मिट जाते हैं। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में। जितेंद्र नार्गे के बारे में बताओ और एक अच्छे कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। जितेंद्र नार्गे के बारे में बताएंगे कि सिक्किम की यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह क्षेत्र से भली भांति परिचित था। वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी दे रहा था, सही जानकारी। वह नेपाल का निवासी था और कुछ दिन पहले भारत आया था। ये तो हो गई जितेंद्र नार्गे की भूमिका, गाइड। क्योंकि जितेंद्र नार्गे ड्राइवर कम गाइड था। वो ड्राइवर भी था और गाइड का काम भी कर रहा था। बहुत इंटेलिजेंट था, नेपाल का निवासी था, कुछ दिन पहले भारत आया था, सही जानकारी दे रहा था। अच्छे गाइड के क्या गुण है, तो कोई 3 या 4 पॉइंट बता दो। उसे प्रमुख घटनाओं और स्थानों की जानकारी होती है, कई भाषाओं की जानकारी होती है, अच्छे गाइड की वाणी प्रभावशाली होती है, अच्छी तरह से उसे बातें करनी आनी चाहिए, घूमने वाले के साथ आत्मीयता का संबंध बनाना उसका उत्तरदायित्व है और वह यात्रा को रोचक बना देता है। तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 6। 7वां है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है अपने शब्दों में बताओ। हिमालय की कोई 4 या 3 विशेषता। तो भाई पहले पॉइंट में लिखेंगे हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है कंचनजंगा। उसका दर्शन लेखिका बालकनी से करती है। मौसम अच्छा होने के बावजूद उसे आसमान के हल्के हल्के बादलों ने ढक रखा था। उसे कंचनजंगा के दर्शन तो नहीं हुए, पर उसे लगा मैं फूलों के बगीचे में आ गई। नंबर 1 पॉइंट फूलों के बगीचे वाला। आगे चलकर हिमालय धीरे धीरे पहाड़ की तरफ जाएंगे ना, तो आगे चलकर हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं अपितु विराट वैभव के रूप में सामने था। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है, लेखिका हिमालय से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों की सुंदरता को देख रही थी। और लास्ट पॉइंट है, जब लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए ना, तभी एक जगह उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के शिखर से गिरता फेन उगलता झरना देखा, जिसका नाम था 7 सिस्टर वाटरफॉल। जब लेखिका ने इसकी जलधारा में पैर डुबोया, तब उसका मन काव्यमय हो उठा। 4 पॉइंट। पहला, लेखिका
हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा के दर्शन बालकनी से करती है। बालकनी ऐसा लगा कि मैं फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। दूसरा है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, विराट वैभव के रूप में हिमालय पर्वत सामने था जब आगे चली तब। तीसरा है रास्ते में हिमालय से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों के सौंदर्य को देखा। और चौथा है जब हिमालय को सलामी देनी चाहिए तो उसे एक झरना देखा जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो ये हिमालय के परिवर्तित रूप, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो बेटा अनुभूति के बारे में कोई 5 लाइन लिख दो। उसे ऐसा लगा जैसे आदिम युग की कोई शापग्रस्त राजकुमारी हो। जलधारा में जब पैर डुबोया तो आत्मा अंदर तक भीग गई। सत्य और सौंदर्य का अनुभव होने लगा। उसे शक्ति का एहसास हो रहा था। उसकी सारी बुरी आदतें और तामसिकताएं, बुरे विचार निर्मल जलधारा में बह गए। उसे ऐसा लगा जैसे शून्य में पहुंच गई हो। लेखिका को सुखद अनुभूति हो रही थी। तो ये लेखिका को कैसा अनुभव हो रहा था, जैसे अपने आप को कोई आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी हो। दूसरा, पैर डुबोने से उसकी आत्मा अंदर तक भीग गई। सत्य और सौंदर्य के दर्शन होने लगे। सारी बुरी आदतें और तामसिकताएं जलधारा में बह गई। और लेखिका उस झरने की निर्मल जलधारा में बहते रहना चाहती थी। उसे सुखद अनुभव हो रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। झकझोरने वाला उत्तर, ऐसी बातें लिखो जिससे बड़ा आश्चर्य हुआ, झकझोर देने वाला, अंदर तक हिला देने वाला। तो सारे सीन है देखो। 7-8 की उम्र में ढेर सारे बच्चे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते। छोटे बच्चों का स्कूल जाना, अपनी माँ के साथ मवेशी चराना, पशु चराना और काम करना, झकझोरने वाले दृश्य में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा काम। दूसरा है सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा के लौट रही थी, सिर पे लकड़ियों के गट्ठर थे। पूरे दिन पशु चराना और सिर पे लकड़ियां लाना ढोना। तो ये भी दृश्य झकझोरने वाला। एक और दृश्य ने लेखिका को अपनी ओर खींचा। वो थे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू है एक परिधान, चाय पत्ती इकट्ठी करते हैं ना तब स्त्रियां पहन करके। कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उनकी गुथे आटे की कोमल काया, हाथों में कुदाल और हथौड़े का दृश्य लेखिका को झकझोर गया। और 5वां है फौजियों का। सीमा पर तैनात फौजी हमारी सुरक्षा के लिए ऐसी जगहों में रक्षा करते हैं जहां सब कुछ बर्फ हो जाता है। झकझोरने वाले में देखो 7-8 साल के बच्चों की मेहनत दिखाओगे। पहाड़ी औरतें सिर पे भी बोझ लाएंगी, गाय चराएंगी। एक ये है कि बोकू पहन के चाय की पत्तियां इकट्ठी करती हैं पूरे दिन। एक है उनकी कोमल आटे की गुथी काया है, फिर भी पत्थर तोड़ती हैं पूरे दिन कुदाल से। और सीमा पर तैनात फौजी हैं, वो हम चैन की नींद सो सकें, देखो कितनी बर्फ के अंदर ड्यूटी देते हैं। अगला है सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। तो इन लोगों का होता है टूरिस्ट गाइड का, स्थानीय निवासियों का, सहयात्रियों का। टूरिस्ट गाइड आनंद दिलाता है, स्थानीय निवासी और सहयात्री। 11वां है कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये मजदूरों के ऊपर है कि कितना कम, उनकी तनख्वाह कितनी कम होती है और अपने लोगों को कितना अधिक लौटाती है मालिक को। तो इसमें देश की आर्थिक प्रगति का वर्णन करेंगे कि देश की आर्थिक प्रगति में सबसे ज्यादा निर्माण आम जनता का है। पत्थर तोड़ने से लेकर जोड़ने तक का, फैक्ट्रियां बनाने का, बिजली बांध बनाने का, फैक्ट्रियां बनवाने का, लगाने का, खून पसीने पर ही उनकी नींव रखी जाती है। सड़कों का निर्माण ले लो, यातायात आसान हो जाता है, सारा सामान एक दूसरे के पास पहुंच जाता है और बिजली का उत्पादन से देश चलता है। इसलिए आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। किनके द्वारा? हमारे समाज के गरीब लोगों के द्वारा। आज की पीढ़ी प्रकृति द्वारा किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या कैसे रोकेंगे? तो आज की पीढ़ी का भाई खिलवाड़, हम भौतिकवादी बन चुके हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पहाड़ों को नंगा कर रहे हैं, पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहे, नदियों के पानी को दूषित कर रहे हैं, उनमें मुर्दे बहा रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया। इसको रोकने के उपाय, वृक्षों को काटने से रोका जाए,
वाहनों का प्रयोग कम करें, वृक्ष लगाएं, देखभाल करें, नदियों की पवित्रता बनाए रखें। अगला है 13वां, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया है। और कौन कौन से दुष्परिणाम है? स्नोफॉल कम क्यों हुआ? प्रदूषण के कारण। पहले लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। 500 मीटर ऊपर जाएंगे ना, कटाओ में जाके बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन पर्यावरण के परिवर्तन अनेक आ गए। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों का जलस्तर घट रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रही है, सांस लेने के लिए ताजा हवा नहीं मिल रही, सांस के रोगों के साथ साथ कैंसर, उच्च रक्तचाप, बीपी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस प्रकार की समस्याएं आ गई। कटाओ पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है पक्ष में। तो कटाओ एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है, जहां किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड बराबर कटाओ। कटाओ सुंदर स्थान, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है, जिसे देख के सैलानी स्वयं को ईश्वर के नजदीक समझते हैं, उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। वहां दुकानें खुल जाएंगी तो भीड़ बढ़ जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, प्रदूषण फैल जाएगा। इसलिए लोग खा पी करके व्यर्थ का सामान इधर उधर फेंक देंगे। इसलिए कहा है कटाओ पर कोई भी दुकान का न होना वरदान है। अगर दुकान खुल गई तो वहां का बुरा हाल हो जाएगा। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था कैसी की? पानी इकट्ठा करना हिम शिखरों के रूप में, बर्फ के रूप में। प्रकृति सर्दियों में बर्फ जमा कर लेती है, संग्रह कर लेती है। गर्मियों में जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, दिक्कतें पैदा होती हैं, तो बर्फ शिलाएं पिघल करके जलधारा के रूप में हमारे सूखे कंठों को त्रावट प्रदान करती हैं। कुल मिला के हमारी प्रकृति है, उसकी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय, पानी को इकट्ठा करना, बर्फ के रूप में जमना और फिर धीरे धीरे नदियों के माध्यम से गर्मियों में हमारे तक पहुंचना। लास्ट देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? तो भाई फौजियों की कठिनाइयां तो बहुत ज्यादा हैं। वे हमारी सीमा पे रक्षा करते हैं, जहां पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। ऐसे मौसम में खाने की पीने की चीजों का अभाव होता है उनको बेचारों को, उन्हें कई बार प्राण तक गंवाने पड़ते हैं। हम चैन की नींद सोच के इसलिए सीमा पे पहरे देते हैं। उनके प्रति हमारा क्या दायित्व? हमारा फर्ज है हम उनका सम्मान करें, उनके और उनके परिवार के लिए हम अपनेपन का भाव रखें, सैनिकों के दूर रहते हुए परिवार के हर काम में सहयोग करें। धन्यवाद।